ये देखिए यूपीएससी की तैयारी में बहुत सारी बड़ी बड़ी परेशानियां हैं। पहली है ट्रांसपेरेंसी, ओपेकनेस को लेके सारे मेंबर से मैं ये कहता हूँ, अभी ऑन रिकॉर्ड कह रहा हूँ, यूपीएससी का जो एक चीफ प्लस 10 मेंबर मिल के यूपीएससी 26 के प्रीलिम्स के पेपर में 50 सवाल सॉल्व कर देना, मैं छोड़ दूंगा अपनी तैयारी, पूरी तरह छोड़ दूंगा। मुझे ऐसा लगता है, जितना भी मैंने देखा है थोड़ा बहुत इंडिया का एजुकेशन सिस्टम और जितना बाकी सारे कंट्रीज़ का भी देखा है, अगर पूरी दुनिया में सबसे डिफिकल्ट कोई एग्ज़ाम है तो वो यूपीएससी है। मुझे लगता है आज़ादी की लड़ाई हमारी सालों साल चली थी, ये भी उस वैसा ही कुछ छोटा मोटा प्रोटेस्ट है। पेपर लीक हो रहा है, एजुकेशन मिनिस्टर है तो उसको रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी चाहिए, और वो अगर उसको दिख गया कि गलत हो गया है तो भाई कुछ तो रिस्पॉन्स होना चाहिए ना उसका, आप हट जाओ। मुझे इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि किसी का पॉलिटिकल मूव है क्या है, मेरे मुद्दों की बात हो रही है तो मैं जाके करूँगा, मुझे एक प्लेटफॉर्म मिल रहा है तो मैं वहाँ पर जाके करूँगा। भाई क्या नाम है आपका? मेरा नाम अतुल है, मैं भी एक यूपीएससी एस्पिरेंट हूँ। अभी यहाँ अभिजीत दीप के आए थे और उन्होंने तमाम स्टूडेंट्स को एड्रेस किया। क्या लग रहा है कि उनकी बात का जो है अभी तक सरकार पर कितना प्रभाव पड़ा, और इस बात का जो वो कह रहे हैं यूपीएससी एस्पिरेंट्स के लिए, उसका कोई जो प्रेशर पड़ेगा सरकार पे? मुझे लगता है यूपीएससी के जो स्टूडेंट है उनका जो मुद्दा है वो बहुत जेन्युइन और बहुत ही सीधा साधा सा मुद्दा है। एक तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं, जैसे यूपीएससी का जो एग्ज़ाम है पूरा इतना ज़्यादा अनसर्टेन और रैंडम एग्ज़ाम है कि बच्चे मेहनत करते हैं, और क्योंकि यही एक ऑप्शन होता है, जो बहुत सारे बच्चे जो गरीब तबके से आते हैं, जो गांव से आते हैं, जिनको कि लाइफ में कुछ करना होता है, चाहे वो समाज के लिए, सोसाइटी के लिए, तो एक ऑप्शन होता है यूपीएससी के, इसके थ्रू हम कुछ कर पाएंगे। बट यूपीएससी का एग्ज़ाम इतना एलिटिस्ट और इतना रैंडम कर दिया है, अभी तो आने वाले दो तीन चीज़ों पिछले 2-3 साल से इतना ज़्यादा अनसर्टेन और रैंडम एग्ज़ाम में हो गया है कि बच्चे कितना भी मेहनत कर लो, होगा जिसका होगा उसका होगा, उसको भी नहीं पता मेरा होगा, ऐसा रैंडम एग्ज़ाम है। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देकर बताऊं, यूपीएससी के जो क्वेश्चंस होते हैं उसमें 4 स्टेटमेंट्स होते हैं, 1 2 3 4, उसके बाद नीचे ऑप्शन देते हैं ओनली 1 करेक्ट, ओनली 2 करेक्ट, ओनली 3 करेक्ट, ठीक है। अब अगर 2 करेक्ट हैं उसमें से, ठीक है, और फर्स्ट और सेकंड मेरे को लग रहा है करेक्ट है, आपको लग रहा है थर्ड एंड फोर्थ करेक्ट है, जबकि सच में करेक्ट फर्स्ट और सेकंड है। मैंने लगाया ओनली 2, आपने भी लगाया ओनली 2, बट मेरा करेक्ट वाला ओनली 2 था, आपका गलत वाला ओनली 2 सही हुआ। मतलब मैं और आप एक लेवल पे आ गए, आपको गलत पता था फिर भी आपने सही किया। कितना गलत हुआ, ये कितना इनजस्टिस हुआ उसके साथ जिसने पढ़ा था, जिसने नहीं पढ़ा था उनके साथ कितना और रैंडमली पास हो गया, जो पढ़ा ही नहीं था कभी। ये सब चीज़ें अभिजीत दीप के जिस तरह से यहाँ पर अभी आए और उन्होंने बच्चों को ये बात कही कि आप लोग अपनी आवाज़ उठाने के लिए जंतर मंतर पर आए, बट वो यहाँ पर भी एड्रेस कर रहे थे, तो आपको नहीं लगता कि उन्हें यहीं से भी आवाज़ वो उठा सकते थे, और जंतर मंतर बुलाने की क्या ज़रूरत थी बच्चों को? नहीं, अभिजीत दीप ने ये नहीं बोला कि आप आओ उधर, उन्होंने यहाँ पर जो बात करी वहाँ पे उन्होंने ये नहीं बोला कि मैं आपको एड्रेस करूँगा आप आओ, उन्होंने बोला कि आप आओ, हम आपको स्टेज देंगे, वहाँ जाके आपके जो मुद्दे हैं आप स्टेज पे जाके बोलो, वहाँ पे वो प्लेटफॉर्म देने के लिए आप। बट उस स्टेज पर लगभग 15 दिन हो चुके हैं, प्रोटेस्ट चल रहा है वहाँ पर, और सोनम वांगचुक 7 दिन से भूख हड़ताल पर बैठे हैं, लेकिन सरकार की तरफ से कोई रिस्पांस नहीं आ रहा। तो क्या लगता है कि यूपीएससी एस्पिरेंट जब जाएंगे और अपनी आवाज़ उठाने के लिए वहाँ पर माइक उठाएंगे, तो क्या उनकी आवाज़ भी सरकार तक पहुँचेगी या ऐसे ही प्रोटेस्ट चलता चला जाएगा? मुझे लगता है आज़ादी की लड़ाई हमारी सालों साल चली थी, ये भी उस वैसा ही कुछ छोटा मोटा प्रोटेस्ट है। और इससे पहले अन्ना का आंदोलन था, वो भी काफ़ी टाइम तक चला था, तो आंदोलन तो थोड़े लंबे ही चलते हैं जी। ऐसा नहीं कह सकते एक दिन में सब कुछ चेंज हो जाएगा, बट हाँ कुछ हद तक प्रेशर बन रहा है सरकार के ऊपर, और बनना भी चाहिए, क्योंकि अगर मंत्री उसका डर ही नहीं होगा तो यार वो तो जो मर्जी करेगा ना। अगर उनको ये डर होगा कि मेरे इस्तीफा हो सकता है, तो एक मंत्री जो एजुकेशन मिनिस्टर है वो डरेगा, कम से कम उसके अंदर एक डर होगा, सबके अंदर एक फियर होना चाहिए। यार मेरे अंदर भी होना चाहिए, मैं आपको थप्पड़ नहीं मार सकता, ठीक है, क्यों? क्योंकि मेरे को जेल हो जाएगी। वो हटने का या कोई कुछ तो रिस्पॉन्सिबल कोई तो होता है ना उसके लिए। या मैं तो मेरे पास भी अगर खुला छोड़ दोगे कुछ भी कर सकता हूँ, तो मैं तो कुछ भी कर सकता हूँ। फिर अगर कोई मिनिस्टर है, पेपर लीक हो रहा है, एजुकेशन मिनिस्टर है, तो उसको रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी चाहिए, और वो अगर उसको दिख गया कि गलत हो गया है तो भाई कुछ तो रिस्पॉन्स होना चाहिए ना उसका, आप हट जाओ। तो दूसरा जो नया आएगा उसके अंदर होगा कि अगर लीक हो गया तो मैं भी हट जाऊँगा, रहेगा ना, कम एटलीस्ट इतना रहेगा कि अगर गलत हुआ तो मैं हट जाऊँगा, तो वो ढंग से काम करेगा। तो आप लोग कल जाने वाले हैं जंतर मंतर पर, जैसे कि यहाँ पे सारे लोग बात कर रहे थे अभी कि जंतर मंतर पर कल 5 बजे के लिए शायद सब लोग सोच रहे हैं, तो क्या आप जाने वाले हैं? आपको लगता है कि यूपीएससी एस्पिरेंट्स यहाँ ओल्ड राजेंद्र नगर के कल इकट्ठा होकर वहाँ जाएंगे? हाँ, मुझे लगता है काफ़ी स्टूडेंट वहाँ पे जाएंगे, और अभिजीत भाई ने हमारी आवाज़ बन के यहाँ पे आके उन्होंने इनवाइट किया है कि आप आके वहाँ पे स्टेज पे जाके बोलो, वहाँ पे नेशनल मीडिया में आके बोलो, अपनी आवाज़ अपने मुद्दों को उठाओ, तो वी विल डेफिनेटली गो देयर, जॉइन द
अच्छा, कुछ लोग जो क्रिटिसाइज़ करते हैं अभिजीत दीपके को, वो ये भी कहते नज़र आते हैं कि ये कहीं ना कहीं एक पॉलिटिकल मूव है उनका, कि वो स्टूडेंट्स को इकट्ठा करने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि जंतर मंतर पर भीड़ कम होती जा रही है। आप कितना सहमत है इस बात से? मुझे इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि किसी का पॉलिटिकल मूव है क्या है। मेरे मुद्दों की बात हो रही है तो मैं जाके करूँगा। मुझे एक प्लेटफॉर्म मिल रहा है तो मैं वहाँ पे जाके करूँगा। अगर किसी का इससे पॉलिटिकल किसी को लग रहा है कि वो मूव है उसका या उससे वो बड़ा फेमस हो जाएगा, ऑलरेडी वो इतना फेमस हो गया है कि इसका कोई दोहराई नहीं है। ऑलरेडी वो इतने फेमस हो चुके हैं। लास्ट मेरा सवाल ये है कि आप तमाम यूपीएससी स्टूडेंट्स को क्या मैसेज देना चाहेंगे, जो ओल्ड राजेंद्र नगर में हैं या मुखर्जी नगर में हैं, उनको आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? देखो, मैं अपने बारे में बताऊं, मैंने 4 अटेम्प्ट दिए यूपीएससी के। मैं उसके बाद एग्जॉस्ट होने के बाद, क्योंकि एग्जाम इतना अनसर्टेन है, उसके बाद मैंने अपना एक एनजीओ बनाया है, विकारा फाउंडेशन, और मैं अभी लॉ कर रहा हूँ 3rd ईयर में, सुप्रीम कोर्ट में इंटर्नशिप करता हूँ। तो मुझे लगता है प्लान बी, जो बहुत सारे कोचिंग इंस्टीट्यूट और बहुत सारे सीनियर साहब बोलते हैं कि प्लान बी मत रखो, मेरा सिर्फ ये एडवाइस है कि सबसे पहले प्लान बी करो रेडी, उसके बाद यूपीएससी की तैयारी करो, क्योंकि ये अनसर्टेन हो गया बहुत ज़्यादा। सर, क्या नाम है आपका? ईशान। अभी अभिजीत दीपके आए थे यहाँ पर, उन्होंने काफ़ी सारे दावे किए और यहाँ पर यूपीएससी स्टूडेंट्स की बात को उठाने का वादा किया है। क्या लगता है कि उनके आने से कोई बदलाव आएगा? देखिए, मेरा ये मानना है कि बदलाव आप आज या कल में नहीं देखेंगे। ये जो स्टूडेंट प्रोटेस्ट हैं या ये जो थोड़ी अपराइजिंग्स हैं ना, ये एक साथ मिलके एंड में अपना इफेक्ट दिखाती हैं। हिस्ट्री भी यही कहती आई है आज तक। छोटे छोटे जो अपराइजिंग्स हैं, चाहे किसी भी तरीके की हो, वो आज इमीडिएट इफेक्ट नहीं दिखाएंगी, लेकिन हाँ कंपाउंडिंग वे में इफेक्ट दिखाएंगी। और ये ज़रूरी है, ये उठना, किसी का आना सामने, प्रोवोक, किसी का आउटरेजियसली बोलना कि क्या गलत है क्या नहीं है, वो बहुत ज़रूरी था। आज तक भी बहुत सारे इंस्टाग्राम पे इन्फ्लुएंसर्स हुए जो बोलते आए करते आए। अब ग्राउंड लेवल पे चीज़ें हो रही हैं। यूपीएससी को समझना पड़ेगा। जिस तरह से उन्होंने 2026 का प्रीलिम्स का पेपर निकाला, उसके बाद उन्होंने एक प्रोविजनल आंसर की निकाली जिसका आज तक कोई सोल्यूशन नहीं है कि उस आंसर की में चैलेंज किए गए आंसर्स का क्या हुआ। उन्होंने रिजल्ट डिक्लेयर कर दिया, मेंस के लिए लड़कों को इकट्ठा, लड़के छात्रों को इकट्ठा कर लिया। तो ये सवाल रहेगा मेरा कि क्या हुआ उस आंसर की का, क्या हुआ उस पेपर का, क्या हुआ उन सवालों का। आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं? जी बिल्कुल। तो अभी तक आपको क्या क्या परेशानी ऐसी झेलनी पड़ी है जो आपको लगता है कि अब अभिजीत दीपके आपकी वॉइस को रेस कर पाएंगे? ये देखिए, यूपीएससी की तैयारी में बहुत सारी बड़ी बड़ी परेशानियां हैं। पहली है ट्रांसपेरेंसी, ओपेकनेस को लेके। यूपीएससी बिल्कुल ट्रांसपेरेंट नहीं है। यूपीएससी का पहला तो सिलेबस, पहले मुद्दे पे आते हैं। प्रीलिम्स का सिलेबस डिफाइंड नहीं है। प्रीलिम्स का सिलेबस डिफाइंड ना होने की वजह से ये नहीं पता कि शुरू कहाँ से होगा, ख़त्म कहाँ पर होगा। पहली बात तो वो, ठीक है। दूसरी बात ये कि कैसे सेट हो रहा है पेपर, जब सेट हो रहा है तो कैसे सेट हो रहा है, कौन सेट कर रहा है। और दूसरी बात ये कि जो क्वेश्चंस आपको 100 क्वेश्चंस अगर देने हैं, उसमें भी आप एक क्वेश्चन ड्रॉप कर देते हो ऑलमोस्ट हर साल। ये कैसे हो रहा है। तीसरा ये, जब आप इंटरव्यू ले रहे हैं, जब इंटरव्यू में बैठा रहे हैं, सेम कैंडिडेट अगर 2 बार इंटरव्यू दे दे तो उसके दोनों बार अलग अलग मार्क्स आ रहे हैं। तो एक बार ज़्यादा आ गए, एक बार कम आ गए। तो क्या एक बार वो ज़्यादा अच्छा था और एक बार ख़राब हो गया, ये कैसे हो रहा है। तो ये क्यों नहीं हम लोगों को ट्रांसपेरेंसी दी जा रही है कि किस बेसिस पे इवेल्युएट हो रही हैं चीज़ें। सब कुछ इतना ओपेक है, सब कुछ आपको कभी समझ में नहीं आएगा कि क्या हो रहा है, किस लिए हो रहा है, आप पूछ भी नहीं सकते। दूसरा ये कि एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, यूपीएससी एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, संविधान में लिखा है इसके बारे में। अगर ये बॉडी इस तरह फंक्शन करेगी तो एसएससी, नीट और ये सारे पेपर, टेट वगैरह के पेपर लीक होना, मैं सोचता हूँ कि छात्रों को, एस्पिरेंट्स को इसके बारे में सोचना भी नहीं चाहिए। जब एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी में आप जवाब नहीं मांग पा रहे हो लोगों से या उन ऊपर बैठे हुए सारे मेंबर से, मैं ये कहता हूँ, अभी ऑन रिकॉर्ड कह रहा हूँ, यूपीएससी का जो एक चीफ प्लस 10 मेंबर मिल के यूपीएससी 26 के प्रीलिम्स के पेपर में 50 सवाल सॉल्व कर देना, मैं छोड़ दूंगा अपनी तैयारी, पूरी तरह छोड़ दूंगा। इस लेवल का पेपर आया था, इस लेवल की बेगनेस थी उस पेपर में। यूपीएससी को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने भी और तमाम लोगों ने भी ये बात उठाई है कि जो यूपीएससी का पेपर होता है, जिस तरीके से तैयारी पेपर की जाती है कंडक्ट करने की, तो बाकी इंस्टीट्यूशन जैसे एनटीए हो गया, इन सबको उससे सीख लेनी चाहिए। आपको लगता है कि जितना बात उठाई जा रही सही है? देखिए, अब एनटीए जैसे कि नीट का पेपर लीक हो गया, नीट का खुद का पेपर भी पेपर बेस्ड है, जैसे कि यूपीएससी का है, वो भी पेपर बेस्ड पेपर है। लेकिन अच्छी बात जो ये है इस पेपर में, वो इस साल लीक नहीं हुआ था। आप ये नहीं कहेंगे कि लीक हुआ, लीक तो नहीं हुआ वो पेपर, लेकिन एनटीए का लीक हुआ। तो एनटीए को इस टर्म में सीख लेनी चाहिए, लेकिन यूपीएससी को भी कुछ सीख लेनी चाहिए बाकी एग्ज़ाम से। बाकी एग्ज़ाम से भी ऐसे वेग नहीं पूछे जा रहे हैं कि एकदम आए उठा करके, क्योंकि पता है ग्लोरीफाइड एग्ज़ाम है, कुछ भी पूछ लेंगे, कोई क्वेश्चन तो करेगा नहीं। क्यों? क्योंकि हमने तो कभी सिलेबस डिफाइन नहीं किया। तो
क्या, और सच में क्वेश्चन आप क्या करोगे प्रीलिम्स में, इसके क्वेश्चन पे क्या आप करोगे? उन्होंने तो डिफाइन किया ही नहीं ना सिलेबस, तो आप ये क्यों बोलोगे कि ये है नहीं है? आप तो किसी बेस पे इसको चैलेंज ही नहीं कर सकते। तो इस चीज़ में यूपीएससी को भी सीखना चाहिए, इस चीज़ में सुप्रीम कोर्ट को भी आना चाहिए, हस्तक्षेप करना चाहिए। जो अभिजीत दीपके को क्रिटिसाइज़ करते हैं लोग सोशल मीडिया पर, उनका ये कहना है कि जो आज अभिजीत दीपके यहाँ राजेंद्र नगर आए हैं, वो अपना एक पॉलिटिकल मूव था उनका कि कहीं ना कहीं प्रोटेस्ट को और आगे बढ़ाने के लिए एक भीड़ को इकट्ठा करने की कोशिश की उन्होंने कि कल जंतर मंतर पर आप वहाँ पर जाएँ और वहाँ पर आपकी आवाज़ बनेंगे। तो आपको लगता है कि कहीं ना कहीं ये एक पॉलिटिकल मूव था या सचमुच वो स्टूडेंट्स की आवाज़ उठाने आए थे? मेरा ये सवाल रहेगा उन लोगों से जो पूछ रहे हैं, मैं पूछना चाहूँगा इस देश में क्या ए पॉलिटिकल है? आप बताइए इस देश में क्या ए पॉलिटिकल है? ऐसे, और अगर कोई ए पॉलिटिकल है ना, तो इसका मतलब है वो अपने अधिकारों के बारे में नहीं जानता, अपने राइट्स नहीं जानता, अपनी चीज़ों को नहीं जानता, वो उसको नहीं पता, वो बस एक भेड़ चाल में चल रहा है। नथिंग इज़ ए पॉलिटिकल, एवरीथिंग इज़ कनेक्टेड टू ईच अदर। ठीक है, अगर आप पॉलिटिक्स में नहीं है इसका ये मतलब नहीं है कि आप पॉलिटिकल नहीं है। रही बात अभिजीत दीपिके की, इससे बेहतर तरीका या इससे कोई अलग तरीका जो हमारी आवाज़ उठा सकता है एस्पिरेंट्स की, वो सामने आज तक तो आ नहीं पाया। तो जो आया है हमें तो वही सबसे अच्छा लग रहा है, दिख रहा है। अब हम उसको भी ये कहें कि ये पॉलिटिकल है, अपनी पॉलिटिकल आइडियोलॉजी सबकी कुछ रही है, हमें उस पर नहीं जाना है। हमें जाना है कि वो काम क्या कर रहे हैं, किस बेस पे कर रहे हैं, उनकी मांगे क्या है, क्या उनकी मांगे हमसे अलाइन हो रही हैं? जी हाँ, हो रही हैं। तो अगर उनकी मांगे हमसे अलाइन हो रही हैं, तब हम ये नहीं, तो मुझे पर्सनली उसमें ये नहीं लग रहा है कि ये तो पॉलिटिकल आदमी है, पॉलिटिकल बंदा है, इसके पीछे क्यों रहूँगा? मेरी मांग पूरी हो रही है, मैं नहीं इसमें मांगूंगा ये। लास्ट मेरा सवाल आपसे ये है कि जैसे अभिजीत दीपके ने अभी एड्रेस करते हुए बच्चों को कहा सबको कि कल जंतर मंतर पर आप लोग आइएगा और माइक आपका ही होगा, तो क्या आपको लगता है कि जो यहाँ यूपीएससी की से लोग परेशान हो रहे हैं, जो प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं, वो लोग जाने वाले हैं, आप जाने वाले हैं खुद? देखिए, मैं खुद भी जाने वाला हूँ, शाम को 5 बजे है। और रही बात ये कि लोग जाने वाले हैं कि नहीं हैं, उससे ज़्यादा मैटर ये करता है कि क्या कोई प्लेटफॉर्म दिया गया है हमें कि नहीं। तो जिन लोगों को लगता है कि उनकी आवाज़ उठा सकते हैं, वो बोल सकते हैं, बता सकते हैं चीज़ों को, वो ज़रूर जाएं, बोलें, समझाएं अपनी चीज़ों को। जंतर मंतर पे कही जाने वाली चीज़ का इफेक्ट होगा। यहाँ पर कुछ भी बोला गया, ओल्ड राजेंद्र नगर में किसी ने कुछ बोल दिया, कहीं बोल दिया, ये चीज़ें इतना मैटर नहीं करेंगी। जंतर मंतर एक डेडिकेटेड प्रोटेस्ट साइट है, सरकार के द्वारा दी गई है, वहाँ पे बोली हुई चीज़ों का महत्व होता है, मतलब होता है। तो एक प्लेटफॉर्म है, आप जाएंगे, हम जाएंगे, सब जाएंगे, आप कवर करिएगा, हम पहुँचेंगे और हम भी वहाँ जा कर के ये करेंगे। थैंक यू।